अंबेडकर महासभा के परिसर में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और हमारे साथ जो माननीय अतिथि है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती सुषमा खरकवाल मेयर, माननीय बैजनाथ रावत जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, श्री शंकर लाल लोधी जी, श्री आनंद द्विवेदी जी, मैं आप सभी को अंबेडकर महासभा की तरफ से स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। फोटो खींच ले। मैं अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर स्वागत करें। अरे भाई साहब मैं प्रमोद कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बुका देकर स्वागत करें। जो अंबेडकर महासभा के माननीय पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि असीम अरुण जी, श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय बैजनाथ रावत जी, हम भी लगा ले आगे। अरे हट जाइए लो। मंच पर हमारे माननीय अतिथिगण आसीन हो चुके हैं। अब मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संविधान के प्रति भेंट कर स्वागत करें। आगे बढ़ाओ यार, आगे बढ़ाओ। ये भारतीय संविधान निर्माता को अंबेडकर महासभा की तरफ से श्रद्धांजलि है। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर भावपूर्ण नमन है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन जीने का माध्यम। अंबेडकर महासभा ने संविधान के प्रति देकर स्वागत किया। मैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने संबोधन करें। मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं। भैया बबलू, बल्लू भाई, बल्लू आगे बढ़ो। बैठ जा, वीडियो बना ले। बस बैठ जाओ यार, वीडियो बैठ के बना लो भैया। बैठ जाओ भाई, कहाँ रख जाओ? आप भी बैठ जाओ, मैं भी देख लूं। भैया बैठ जाओ, वीडियो तो बैठ ले। हम भी बहुत दूर से आए हैं। माइक साउंड के पास साउंड बजाएंगे कैसे आए भैया? बैठ जाओ। इसके पैड टूटा हुआ है, रॉड लगा। बाकी सब बैठा दे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सुनो के परिनिर्वाण दिवस इधर पर कर लो, हम बीच में कर ले। इधर तुम करो। आयोजित इस कार्यक्रम में साहब हमारे प्रदेश के साहब तुम इधर दबा लो थोड़ा। यशस्वी मुख्यमंत्री इधर दबाओ, तुम इधर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साहब दबाओ थोड़ा, और दबाओ मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, दबाओ थोड़ा आगे बीच में। हाँ बीच में करो भैया, इनका आगे बढ़ाओ, उनका थोड़ा। माननीय श्री असीम अरुण जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय श्री बैजनाथ कुरेल जी अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इस नगर की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, विधायक श्री रामचंद्र जी, हाँ बढ़िया चल रहा विधायक श्री यूपी सिंह जी, सही तो रखा था तुमने। हमारे मेरी तरफ हो जाइए। महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, प्रदेश अध्यक्ष सरोज जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी तथा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे कुछ जितना आगे कर सकते प्रतिनिधिगण,
भाइयों और बहनों, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पूरी दुनिया में आयोजित हो रहा है। अंबेडकर महासभा में भी प्रतिवर्ष पिछले 30 वर्षों से लगातार हम लोग यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस समारोह और परिनिर्वाण दिवस आयोजित करते रहे हैं। अंबेडकर महासभा इस देश की दलितों पिछड़ों की सबसे बड़ी अग्रणी सामाजिक संस्था है और इस महासभा के माध्यम से दलितों और पिछड़ों के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में बड़े निर्णय लिए गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्म शताब्दी वर्ष में इस स्थल को माननीय मोतीलाल वोरा जो तत्कालीन राज्यपाल थे, उन्होंने 1 रुपये वार्षिक लीज पर हमें इस परिसर को दिया था। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और देश के तमाम गणमान्य लोग आते रहे हैं। इसी स्थल से माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री अंबेडकर महासभा की डिमांड पर हरिजन शब्द के निषेध की घोषणा की थी। यही वह स्थल है जहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण लागू किए जाने की घोषणा की थी। यही वह स्थल है जहां से अर्जुन सिंह तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण की घोषणा की थी। यही स्थल है जहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने कुशीनगर में भगवान बुद्ध की 125 फीट ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद की सरकारों ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसी स्थल से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाए जाने की घोषणा की थी। इसी स्थल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लखनऊ में एक बड़ा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की थी, जो कि लगभग बनकर के पूर्ण हो चुका है। यही वह स्थल है जहां से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब दलितों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा और जिन दलितों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको हम जमीन भी देंगे और उनका मकान भी बनवाएंगे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे दलितों के भगवान हैं। हम उन्हें अपना इष्ट देवता मानते हैं, इसलिए कि उन्होंने संविधान के माध्यम से हमें जीने का अधिकार दिया, हमें आरक्षण का अधिकार दिया और जिसके कारण आज हमारे लोग दिखाई पड़ने लगे हैं।
निश्चित रूप से मेरा मानना है कि भारत की राजनीति में अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो इस देश के दलितों की स्थिति कमोवेश वही होती जो 100 साल पहले थी, क्योंकि किसी भी राजनीतिक के एजेंडे में दलितों की आजादी नहीं थी। वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण देने के लिए, अन्य अधिकार देने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उस उप समिति में भी थे, डिसीजन लेने वाला था। उस उप समिति में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का प्रस्ताव रखा तो एक वोट के अंतर से आरक्षण का प्रस्ताव गिर गया। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़े चिंतित हुए थे और वह दिन शायद उनके जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन था। उन्होंने यह चिंतन किया कि शायद मैं आरक्षण लागू नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग के आधार पर फिर से प्रस्ताव तैयार किया और फिर उस समिति से पास हुआ, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं बन पाया। वह प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आधार पर संविधान में सम्मिलित हुआ और उसके कारण आज हमारे लोग आईएएस बन रहे हैं, विधायिका में दिख रहे हैं, हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत की राजनीति, भारत की सामाजिक जो संरचना है वो हर जगह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के बंटवारे के समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के बंटवारे का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि बंटवारा होता है तो ईमानदारी से होना चाहिए। हिंदुस्तान की जो मुस्लिम आबादी है, यदि बंटवारा होता है तो उसे पाकिस्तान जाना चाहिए पूरी, और पाकिस्तान से पूरी हिंदू आबादी हिंदुस्तान आना चाहिए। और उन्होंने यह भी ताकीद किया था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में संकट खड़ा होगा, और आज वही दिखाई पड़ रहा है। साथियों, पाकिस्तान के बंटवारे के समय हमारा एक बड़ा दलितों का नेता मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आकर के पाकिस्तान चला गया था, और वह थे योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल को मोहम्मद अली जिन्ना ने आश्वासन दिया कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ न्याय नहीं होगा, आप हमारे साथ आइए, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको सम्मान देंगे, और हम आपको मंत्रिमंडल में जगह देंगे। योगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को ठुकरा करके पाकिस्तान चले गए और वहां पर कानून मंत्री बने। जिस समय वे कानून मंत्री बन रहे थे, उसी समय पाकिस्तान की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि पाकिस्तान से जो सफाई करने वाले दलित हैं, सफाई कर्म से जुड़े हुए जो दलित हैं, उन्हें पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा जाएगा, हिंदुस्तान नहीं भेजा जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब सवाल खड़ा किया, विरोध किया हिंदुस्तान से, तो उस सरकार पाकिस्तान की हुकूमत का जवाब था कि यदि हमारे यहाँ से वाल्मीकि समाज के लोग चले गए,
धोबी समाज के लोग चले गए तो सफाई कौन करेगा? यह पहला झटका था योगेंद्र नाथ मंडल को। और जब पाकिस्तान में दलितों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ जब बलात्कार हुए, जब उनकी हत्याएं हुई, खासकर से पूर्वी पाकिस्तान में जहां पर योगेंद्र नाथ मंडल चुनाव जीत करके आया करते थे, हजारों की संख्या में दलित मारे जाने लगे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से विमर्श किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा आप जाकर के देख लीजिए, और एक स्पेशल विमान उन्हें दिया गया। वे पूर्वी पाकिस्तान गए और 3 दिन वहां रहे, और 3 दिन में लगभग 10,000 दलितों का कत्ल हुआ। योगेंद्र नाथ मंडल रुआंसे हो गए, विचलित हो गए। वे पाकिस्तान लौटे और मोहम्मद अली जिन्ना से अपने दुख का वर्णन किया। जिन्ना ने बहुत प्रतिक्रिया तो नहीं व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा मैं देखूंगा। कुछ दिनों बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। लियाकत अली खान वहां के राष्ट्राध्यक्ष बने, और लियाकत अली खान योगेंद्र नाथ मंडल को पसंद नहीं करते थे। और इस बीच में योगेंद्र नाथ मंडल हिंदुओं के पक्ष में, दलितों के पक्ष में बहुत बयानबाजी कर रहे थे। योगेंद्र नाथ मंडल से कानून मंत्री के रूप में एक बिल पास कराया गया कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे 7 साल की सजा होगी। योगेंद्र नाथ मंडल समझ गए कि अब पाकिस्तान से मेरे दिन पूरे हो गए, और अब मैं यहां रहा तो मेरे खिलाफ बहुत गंभीर कार्रवाई होगी। और साथियों, वे 1950 में ठीक 3 साल बाद बेटे की बीमारी का बहाना बना करके भारत भाग आए, और यहां से फिर पाकिस्तान के कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है आपको पता होना चाहिए और इस पे विमर्श करना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी है उसका 90% दलित समाज है, जो कि योगेंद्र नाथ मंडल के बहकावे से पूर्वी पाकिस्तान चला गया था। आज उनकी सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। जो सरकारी नौकरियों में हैं उनसे त्यागपत्र लिया जा रहा है, उनके मंदिरों पे हमला किया जा रहा है। यह योगेंद्र नाथ मंडल के कारण आज बांग्लादेश में हमारे दलित, हमारे हिंदू भाई, हमारे बौद्ध भाई संकट में हैं। अंबेडकर महासभा इस पे चिंता व्यक्त करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहती है कि हमारे दलित समुदाय को, हमारे हिंदू समुदाय को, हमारे बौद्ध समुदाय को बचाया जाना चाहिए। नहीं तो किसी दिन बांग्लादेश में किसी दिन भी भारी नरसंहार हो सकता है और वहां लाखों दलित मारे जाएंगे। उसे रोका जाना चाहिए। इसे विश्व स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे चर्चा होनी चाहिए। और यदि फिर भी बांग्लादेश की हुकूमत नहीं मानती है तो जिस प्रकार से भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया था, उसी प्रकार का हस्तक्षेप भारत को बांग्लादेश में करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन और करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आप अंबेडकर के लोग हैं और आप जानते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करता है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे दलित उसका सम्मान करते हैं। और जो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करता है वो दलितों का दुश्मन है। ये पूरे देश के दलितों की आवाज है। अभी आप पिछले कुछ महीनों पहले भारत का संविधान खतरे में, भारत का आरक्षण खतरे में करके एक मुहिम चलाई गई। और मुहिम किसने चलाया? कहा कि आरक्षण खतरे में है।
दलित हमारे साथ आओ। और उस व्यक्ति ने यह मुहिम चलाई जिसने पार्लियामेंट के भीतर आरक्षण का बिल फाड़ा था, जिसने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया था उत्तर प्रदेश में। मुहिम उसने चलाई आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, जिसने दलितों को मिलने वाला ठेकेदारी में आरक्षण खत्म कर दिया था। यह मुहिम उस व्यक्ति ने चलाई जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पहला काम यह किया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जितनी भी संस्थाएं बनी थी वहां से अंबेडकर का नाम हटा दिया था। हमारे गुरु संत रविदास के नाम भदोही जिला बना था, वहां से संत रविदास का नाम हटा दिया। संत रविदास से इतनी दुश्मनी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी माता रमाबाई के नाम से कानपुर देहात बना था, माता रमाबाई का नाम हटा दिया। मानवर कांशीराम के नाम से उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना था, वहां से कांशीराम जी का नाम हटा दिया। और ये लोग जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, जिस आजम खान ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हुए ये कहा था कि एक व्यक्ति है जो ऐसे उंगली करके खड़ा रहता है, वह इशारा करता है कि जमीनों पे कब्जा कर लो। ऐसे लोगों ने आरोप लगाया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। और साथियों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है। उनके एक और पार्टनर थे, धूर अंबेडकर विरोधी, आजादी के बाद से लेकर के और उनकी सत्ता 1979-80 तक जब तक थी, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। एक भी प्रतिमा पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नहीं लगाई। और इतना ही नहीं, बाबा साहब, आपको पता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए उन्होंने आयोग की व्यवस्था की थी। और 1953 में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए काका कालेलकर आयोग बना और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी और उसमें पिछड़े वर्गों के आरक्षण की संस्तुति दी थी, किंतु तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने उनकी संस्तुति को लागू नहीं किया, काका कालेलकर आयोग की। इसके बाद फिर 1979 में मंडल आयोग बना, बस खत्म कर रहे, मंडल आयोग बना और उसकी भी संस्तुति जो कि 80 में रिपोर्ट आएगी थी उसको भी नहीं लागू किया। बाद में चल करके जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब मोरारजी देसाई सत्ता में आए, जब बीपी सिंह सत्ता में आए, तो 1990 में मंडल आयोग लागू हुआ। तो ये लोग अंबेडकर के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है साथियों। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इसलिए भी आभारी हूं कि आप अंबेडकर महासभा में 16वीं बार आ रहे हैं। आज तक कोई मुख्यमंत्री दो बार या 3 बार से ज्यादा नहीं आया। आपने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, आपने यहां पर पहली जो 14 अप्रैल को जो आपने सभा की थी, उसमें आपने कहा था कि अब आज से उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर उत्पीड़न नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में दलितों के ऊपर अब सांघातिक हमले होने बंद हो गए। इसके पहले हम लोगों के यहाँ एक दलित उत्पीड़न केंद्र बना था और वहां डेली यह शिकायत आती थी कि दबंग लोग, लठैत लोग हमारी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। दलितों की जमीनों पर भारी पैमाने पे कब्जे हुए थे, उनके ऊपर अटैक हुए थे, उनके साथ बलात्कार होता रहता था। लेकिन इन सब गंभीर घटनाओं पर
विराम लगा है आपके राज्य में, इसलिए दलित आपको अपना मित्र मानते हैं। आपने अंबेडकर महासभा के एक प्रतिनिधि को विधान परिषद में जगह दे करके आपने यह साबित कर दिया कि आप दलितों के सही मामलों में शुभचिंतक हैं, दलितों के मित्र हैं। इसलिए दलित आपसे अपेक्षा करता है, आपको अपना मार्गदर्शक मानता है और यह उम्मीद करता है कि आपका प्यार, आपका स्नेह निरंतर हमें मिलता रहेगा, हमारे समाज को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने विशेष रूप से भारत में और दक्षिण एशिया में जिस तरह दलितों के ऊपर अत्याचार की बात कही, बाबा साहब ने भी कहा था कि कानून और व्यवस्था राजनीति शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो ये दवा दी जानी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कानून व्यवस्था के राज्य को कायम रखा है। उससे सर्वाधिक जीवन आसान अगर हुआ है तो वो हमारे वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ भोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तरीके से हम लोग बाबा साहब का स्मरण करेंगे। बाबा साहेब अमर रहे। थोड़ा और जोर से, बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज हम सब एकत्रित हैं भारत मां के सच्चे सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने के लिए, उनके बताए हुए रास्ते का स्मरण करने के लिए, और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आप सब साथी आज उपस्थित हुए, बहनें हमारी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है बाबा साहब ऊपर से देख रहे होंगे, इस बात से बहुत संतुष्ट होंगे कि जो उन्होंने सपना देखा था कि बहनों का हिस्सा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वो हमारे आज इस परिसर में होता हुआ उनको दिख रहा होगा। तो आई हुई बहनों का भी बहुत स्वागत और भाइयों का भी बहुत स्वागत कि हम सब आज इस कार्यक्रम में साथ साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। विशेषकर मंचासीन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, महाराज जी का बहुत आभार। जैसा भी निर्मल जी ने कहा, महाराज जी का बहुत अटूट विश्वास बाबा साहब और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे है और वो उनकी कथनी और करनी में हम लोग बार बार अनुभव करते हैं। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी भाई साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री, जो इस काम में कंधे से कंधा मिला करके आगे चल रहे हैं और कोई भी पीछे ना छूटे, कोई भी वंचित ना रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। नव नियुक्त SC/ST कमीशन के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री बैजनाथ रावत जी भाई साहब, जिनके द्वारा आयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है। हमारी महापौर बहन सुषमा करकवाल जी, आदरणीय प्रमोद सरोज जी भाई साहब, श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दौरे जी और आदरणीय निर्मल जी, पुनः सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम सब आज अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बाबा साहब के चरणों में और संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने रास्ता दिखाया उस पर हम सब मिल करके चलेंगे। मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयत्न किया है, सफल भी हुए हैं और हमेशा उन्होंने प्रयास किया कि जो बाबा साहब का योगदान है उसका स्मरण सबके सामने रहे, रास्ता सबके सामने रहे। जिस प्रकार बाबा साहब ने सबकी चिंता की, ऐसी त्रुटि हमसे नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि बाबा साहब ने केवल अनुसूचित वर्ग के लिए, दलितों के लिए कार्य किया। उन्होंने हर प्रकार के वंचित वर्ग के लिए काम किया। महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। दुनिया में जब वो कानून नहीं बन रहे थे तो उन्होंने बराबरी के अधिकार के कानून आज़ादी से पहले जब वो विधि का कार्य देख रहे थे तो उन्होंने किया। श्रमिकों के लिए जो कार्य बाबा साहब ने किए वो हम सबके सामने है। उस समय सीमित शिफ्ट ड्यूटी नहीं हुआ करती थी, उन्होंने उसको 8 घंटे किया। उस समय कोई अवकाश का नियम नहीं था, वो बाबा साहब ने दिया। तो हम सबको इस बात का स्मरण करना है कि बाबा साहब सही मायने में मानवतावादी थे। समानता किस प्रकार आए इसके लिए वो लगातार प्रयत्न करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी भी इस बात के लिए हमेशा काम करते हैं। हमारे छोटे छोटे समूह
संख्या के रूप से, लेकिन वो पीछे छूट रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर अपनी निगाह डाली, उनको अपना आशीर्वाद दिया। जिनको हम लोग डी नोटिफाइड ट्राइब DNT बोलते हैं, ऐसे छोटे समूह लेकिन विकास की धारा में पीछे छूट रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर के और सभी विभागों को लगा करके इस काम को आगे बढ़ाया कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार वंचित ना रहे। एक और छोटा समूह ट्रांसजेंडर समुदाय या किन्नर समुदाय, हम स्वीकारते हैं, हमारे पूरे समाज ने उनके साथ बहुत भेदभाव किया, अत्याचार किया, मुख्य धारा से उनको दूर किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड अलग से बनाया कि इस संख्या के रूप में बहुत छोटा समूह है, लेकिन भेदभाव के रूप में देखें तो हम सबसे एक सामूहिक गलती हो रही थी। उनके सम्मान के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए और मुख्य धारा में अवसर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए। अभी आदरणीय निर्मल जी चर्चा कर रहे थे, जो SC/ST कानून के तहत उत्पीड़न होता है, ये सही बात है कि उस उत्पीड़न के ऊपर बहुत बड़े पैमाने में रोक लग गई है। हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा काम और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। कोई भी परिवार का मुखिया जो कमाऊ सदस्य है, अगर उनकी किसी हत्या में मृत्यु हो जाती है, ऐसी घटना होती है, तो 5,000 रुपये की पेंशन उनके परिवार को आजीवन जीने की व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने की है। एक हृदय विदारक घटना चुनावों से ठीक पहले करहल में हुई थी। हमारी एक बेटी, उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको डराया, धमकाया। नहीं वो मानी, बहादुर थी, उसका गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। बहुत ही क्रोधित करने वाली घटना। तुरंत उसमें गिरफ्तारियां हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन वो बेटी परिवार की मुखिया भी थी। वो जाती थी रोज औरैया, वहाँ से सब्जी का छोटा ट्रक भर के लाती थी और ला करके करहल में बेचती थी। 25 साल की थी, लेकिन कमाऊ थी, परिवार की मुखिया के रूप में काम करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस परिवार के लिए इस योजना के तहत 5,000 रुपये स्वीकृत किए। उनके माता पिता को आजीवन वो पेंशन मिलेगी और अगर महंगाई बढ़ेगी तो उस पर महंगाई का भी DA लगेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके हमको दी है। लेकिन साथ साथ ऐसी व्यवस्था भी की है, ऐसी कानूनी व्यवस्था दी है कि ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए कि ऐसी नौबत आए, और लेकिन अगर पूर्व में कहीं हुई है तो पूरा समर्थन हम लोग का है। आज मित्रों, मैं ये भी चर्चा करना चाहता हूं कि एक और हम लोग विकसित भारत की यात्रा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय योगी जी ने एक बहुत बड़ा स्वप्न पूरे प्रदेश के लिए देखा है, हमारे आपके भरोसे देखा है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमें बनानी है। आसान शब्दों में कहूँ तो 4 गुना हमारी राज्य की जो व्यवस्था है, SGDP है, वो करनी है। और आसान करूँ तो हर परिवार को 4 गुना आय हमें बढ़ानी है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या विषमताएं बढ़ जाएं और हम संतुष्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। विषमताएं और कम होनी चाहिए। समाप्त हो जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन निरंतर हमारा प्रयास हो कि आर्थिक विषमताएं कम होनी चाहिए और पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। और इसके लिए जो मोदी जी ने हमको 4 शब्दों में मूल मंत्र दिया है, सबका साथ और सबका विकास, उस पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी इस बात का बहुत ध्यान दे रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की यात्रा में जो सबसे नीचे सीढ़ी पे खड़े हुए परिवार हैं, उनकी आय 4 गुना नहीं, उनकी आय हमको 6 गुना 8 गुना बढ़ानी होगी, तब जाके आगे बढ़ेंगे। और आगे की यात्रा यही है। आगे की यात्रा सौभाग्य से इस समय किसी प्रकार के उग्र प्रदर्शन की नहीं है। आज की लड़ाई हमारी बड़ी शांत है, लेकिन और ज़्यादा बड़ी है। और वो यात्रा है कि हम सबको अपने आसपास मिल करके अपने बहनों भाइयों को, परिवारों को आगे बढ़ाना। या मैं किसी एक जाति की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आय वर्ग में नीचे हैं उनको अगर हमारे पास सामर्थ्य है, हम इंटरनेट पे स्कीम का लाभ दिलवा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो आने वाले 1-2 साल की यात्रा पूरी तरीके से ये है। और जैसे जैसे हम परिवारों को आगे बढ़ा पाएंगे, हम लोग इसमें सफल हो रहे होंगे। और मैं अंत में याद दिलाना चाहूँगा कि आपकी डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है, जिसका काम यही है कि कोई न यात्री पीछे छूटे, न कोई डिब्बा पीछे छूटे। जब पूरी रेल हमारी एक साथ चल रही है, आगे बढ़ रही है, और आदरणीय योगी जी
के रूप में उसको एक कुशल ड्राइवर मिला है, तो ये यात्रा सुखद भी होगी, सफल भी होगी और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे ही ये सफल हो सकती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और हम सब मिल के उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार सभी साथियों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद सर। बाबा साहब ने कहा था जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। हमारी सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से बाबा साहब के संवैधानिक दर्शन को अपनी नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित किया है और वो सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में वह एक मील का पत्थर है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया मंच पर आएँ और अपना उद्बोधन दें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर विशेष श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, SC/ST आयोग के अध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ रावत जी, सदस्य विधान परिषद तथा महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी जो महामंत्री हैं, आदरणीय प्रमोद सरोज जी, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, आदरणीय OP श्रीवास्तव जी, उपस्थित मंच पर तथा सामने बैठे सभी बहनों तथा भाइयों, सबसे पहले मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बाबा साहब ने इस देश के दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोगों के जीवन स्तर को बराबरी का हक दिलाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। आज यदि हमको वोट देने का अधिकार है तो बाबा साहब की कृपा से ही है। जैसा कि असीम जी ने कहा, महिलाओं को समानता का अधिकार, समान वेतन उनको मिले, उनको शिक्षा में समान अधिकार मिले और सबसे पहले बात ये दुनिया में मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिले, ये मुहिम छेड़ने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करते हुए महिलाओं को, माताओं बहनों को पार्लियामेंट में बराबरी का हक देते हुए उन्हें जो आरक्षण देने का काम किया है। आने वाला कल आप देखेंगे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होगी, जो संवैधानिक रूप से आरक्षण दिया है। अब महिलाओं के अधिकारों को कोई छू नहीं पाएगा, कोई टच नहीं कर पाएगा। हमारे बीच में बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे मित्र बैजनाथ रावत जी हैं जो SC/ST आयोग के चेयरमैन हैं। मैं आधा समय अपना आपको देता हूं, आप 2 मिनट आके बोल लीजिए। आइए, मैं आधा समय आपको दे दिया हूं, मैं 2 मिनट इसलिए बोला, 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए आइए। अम्बेडकर महासभा के तत्वावधान में आज हमारे मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी, उप मुख्यमंत्री परमादरणीय ब्रजेश पाठक जी और इस सभा के अध्यक्ष माननीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, भाई अमरनाथ जी प्रजापति जी, प्रमोद सरोज जी और हमारे समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी, भाई संजय सिंह जी, सभी मंच पर विराजमान महान भाव, आज हम अपने संविधान निर्माता के परिनिर्वाण दिवस पर आज एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, तमाम अधिकार दिए और लिखा पढ़े, चाहे गीता रामायण में हो और चाहे संविधान में हो, जब तक उसको हम अमल में नहीं लाते तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। बाबा साहब ने संविधान दिए और संविधान में अधिकार दिए, उसके बाद जो सरकारें बनी उन्होंने कोई अधिकार हमको दिए नहीं, अमली जामा उनका नहीं पहनाया।
2014 में जब योगी जी की सरकार बनी, तब पंडित दीनदयाल के सपनों को साथ लेकर के और हमारे संविधान में लिखे जो अधिकार मिले थे उनको अमली जामा पहनाने का काम शुरू हुआ। और जब हमको अमली जामा पहना गया तब गांव में गरीबों को, जो सबसे गरीब व्यक्ति था, उसको आवास, शौचालय सब फ्री में मिले, बिजली का कनेक्शन फ्री मिला और एक राशन कार्ड मिला जिसमें निःशुल्क राशन हमको मिलता खाने के लिए और गैस सिलेंडर हमको फ्री मिला खाना पकाने के लिए। समय कम है, थोड़ी बात कहेंगे। जो अभी हमारी आधी आबादी की बात हो रही थी, मोदी जी ने और योगी जी ने जो दूरदृष्टि अपनाई, पंडित दीनदयाल जी के सपनों को आगे बढ़ाने काम किया, उसमें महिलाएं बैठी हैं, एक उनको आवास मिलता है निःशुल्क और एक वो उसकी मुखिया होती है हमारी महिला, उसमें फिर शौचालय बना है, उसकी भी मुखिया महिला है, वो भी निःशुल्क है। बिजली का कनेक्शन उसमें जो दिया गया महिला के नाम से, वो भी निःशुल्क है। राशन कार्ड दिया गया जिसे निःशुल्क राशन मिलता है, उसकी मुखिया महिला है। गैस सिलेंडर जो दिया गया, निःशुल्क दिया गया, उसकी भी मुखिया महिला है। जो नारी सशक्तिकरण की बात हुई तो मोदी जी योगी जी दोनों ने जो महिला को मुखिया बनाया, उससे सब चीज़ें फ्री मिलती हैं, ये एक लाभ है। जो इसमें छिपा हुआ लाभ ये है कि 5 योजनाएं, खाने के लिए राशन, पकाने के लिए गैस सिलेंडर, रहने के लिए आवास, बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोशनी के लिए बिजली फ्री और शौचालय, 5 चीज़ें मिल गई। तो आप जाने दूसरा लाभ क्या है? हमारे समाज में तलाक हुआ करती थी, गरीबों में ज़्यादा, तुम्हारा 2 डंडे का घाट भाग के चले जाओ, तुमको अब नहीं रखेंगे। लेकिन मोदी जी ने, योगी ने जो सोचा कि इसकी मुखिया, सारी 5 योजना की मुखिया महिला कर दिया। अब अगर कोई कह दे अपनी, हमारी बहन बेटी को कि अब तुम चली जाओ, तुमको अब नहीं रखेंगे, तो महिला क्या कहेगी कि अब तलाक हमारा है, तुम्हारा तलाक होगा, अब तुम हमारे घर से चले जाओ। मोदी जी ने, योगी जी ने हमको 5 चीज़ें हमको दी हैं, हम अब खा पी लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो जी हाँ, टोटी पानी और जुड़ गई, सब कुछ दिया। तो संविधान में तो हमको सब कुछ मिला था, लेकिन अमली जामा हमारे जो माननीय 2 हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने इतना मजबूत किया हमारी महिलाओं को कि आज महिला मतलब सिर उठा के चल सकती है। और जो असमत बचाने की बात थी, सुरक्षा तो संविधान बहुत दिन से थी, लेकिन पिछली सरकार ने देखा कि नहीं सुरक्षा मिली थी, रात से बच्चियाँ उठाई जाती थी, और आज किसी की हिम्मत नहीं निगाह उठा ले। तो ये सुरक्षा दी हमारे महाराज जी ने, समाज है सुरक्षित, इलाज के लिए आयुष्मान, और हमारे डिप्टी सीएम महोदय बैठे हैं, और खाने पीने के लिए सारा सब कुछ। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, जिन्होंने दलित समाज की तरफ देखा और दलित समाज को ऊपर उठाने के सारे प्रयास किए, सारी योजनाएं गरीबों के लिए शुरू की। एक गरीब हम भी थे, आयोग में चेयरमैन हमको बना दिया गया, उम्र थी उसमें 65 साल, हम निकले 71 साल। महाराज जी की कृपा हुई, कहा भाई हम तो दलित की हितैषी हैं, अनुसूचित जाति की हम हितैषी हैं, तो कोई बात नहीं, सीमा हम समाप्त करेंगे। हमने आग्रह किया था कि 75% करेंगे महाराज जी। दलित पर इतना महाराज जी का प्यार है, इतना हमदर्द हैं हमारे दलित समाज के, इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग में आयु सीमा अनलिमिटेड कर दी, आयु सीमा है ही नहीं अब। तो जो हमारे लिए है हम उसके लिए हैं, जो मेरे लिए उपकार करता है हम उसके साथ हैं। तो हम सब समाज भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का और महाराज जी का ऋणी है। और आज ये मौका है कि हम अपने संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसमें आज एक संयोग है, आज के ही दिन संविधान सभा गठन हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठन हुआ था। एक आज वो भी संयोग है, और उससे 10 साल बाद आज 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण दिवस के हुआ था 6 दिसंबर को। तो आज हम बाबा साहब को अपनी
सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने वास्तव में जो भारतीय महिलाओं की पीड़ा है और जो उनको सरकार द्वारा दी गई सहूलतें हैं, बाबा साहब के संवैधानिक दर्शन को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से नापता हूँ कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। वास्तव में सरकार की योजनाओं से जीवन उनका बहुत आसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के माध्यम से वे अभिव्यक्त भी किया है। अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं एक शब्द के साथ उनको सादर सा सम्मान आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस महापरिनिर्वाण दिवस के लिए अंबेडकर महासभा के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायकगण श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष श्री प्रमोद सरोज जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित पदाधिकारीगण और बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब की स्मृतियों को देश के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए उनको स्मरण करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई वंचित है, कोई पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, दुनिया के उन कोटि कोटि मानवों के उद्धार की आवाज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जीवन को एक नई दृष्टि देने वाले, जीवन को एक नई दिशा देकर के उनके जीवन में भी खुशहाली आए, इसको एक नई दिशा देने वाले किसी एक नाम की चर्चा होती है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती है। और इसीलिए उस महामानव
का स्मरण उनकी जयंती के अवसर पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर न केवल हम लोग करते हैं, बल्कि आज के दिन पर समाज रचना से जुड़े हुए राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले किसी भी बड़े अभियान में वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बगैर वे सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। सचमुच जो कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया, एक लंबे समय तक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उन कुप्रथाओं को समाप्त करने, दलितों, वंचितों, शोषितों को उनका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास यह अभिनंदनीय है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भले ही उन्होंने अत्याचार सहे होंगे, अन्याय सहा होगा, लेकिन उनका कार्य देश के लिए था, समाज के लिए था। कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पर वे बातें नहीं आने दी और अंतिम दम तक वह देश के शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए लड़ते रहे और उन्हें न्याय दिलाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, यहां पे चर्चा हो रही थी, जो बातें यहां पर इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने जो बात अपने उद्बोधन में कही, आज आप एक चर्चा लगातार सुन रहे होंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं, जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था, अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और स्वतंत्र 1947 से में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्थ जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा। यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है
तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। लगातार वह दलित समुदाय के लिए कार्य करते रहे, उसको आगाह भी करते रहे। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को माना, वे भारत के अंदर सुरक्षित हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हर प्रकार का सम्मान और सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का दायित्व सरकार आज उनके लिए उपलब्ध करा रही है। लेकिन जिन लोगों ने धोखे से योगेंद्र नाथ मंडल की बात को मान करके बहक गए थे, वे पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी किस प्रकार का अत्याचार सह रहे हैं, यह दृश्य आज हम सबके सामने है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी थी। बांग्लादेश के अंदर तो 1971 तक 22% हिंदू रहा करता था। आज वो घट करके 7 से 8% तक रह गया है। और जो कुछ हो रहा है, अगर इसी प्रकार का नरसंहार चलता रहा तो ये संख्या बहुत सीमित रह सकती है। आवाज उठनी प्रारंभ हुई है, लेकिन यह आवाज उन लोगों की उठ रही है जो यहां पर दलितों के हितों के लिए भी काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बना करके लगातार उनका शोषण किए हैं, वे लोग बांग्लादेश की घटना पर मौन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वे सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, सच बोल भी नहीं सकते। उनमें सामर्थ्य नहीं है बोलने की, और इसीलिए लोग वहां की दृश्य पर मौन है। आज यहां पर हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने भी, असीम अरुण जी ने भी, SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी ने भी अपनी बात को यहां पे रखा। सरकार आज जो कुछ भी कर रही है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही सपने को साकार करने का एक अभियान है। शौचालय उपलब्ध करवाना हो, आवास उपलब्ध कराना हो, जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाना हो, पेंशन की सुविधा का लाभ देना हो, या फिर SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी हो, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करनी हो, ये सभी कार्यक्रम उसी अभियान के हिस्से हैं। और अब तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य और प्रारंभ किए हैं। हमने तय किया है जीरो पॉवर्टी का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी को पूरी तरह शून्य तक पहुंचाएंगे। जिसके पास जमीन नहीं हो उसको जमीन का पट्टा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान की सुविधा नहीं उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिसके घर तक पानी नहीं पहुंचा है हर घर नल की योजना से उसके घर को जोड़ने का काम करेंगे, जिसके घर में शासन की कोई सुविधा अब तक नहीं पहुंची है उसको सिचुएट करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। और सरकार इसको करेगी जिससे समाज में गरीबी रेखा की स्थिति को हम समाप्त करके हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे सकेंगे। और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और बाबा साहब के इसी सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब जैसे महामानव पर शोध हो सके, उनके जीवन दर्शन को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा सकें, इसी के लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। याद करना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत में पहली बार उनके पंच तीर्थों को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इसी लखनऊ में अंबेडकर महासभा के आह्वान पर, उनकी मांग पर
हम लोग ये इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जहां पर ऑडिटोरियम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास भी होगा, अतिथि गृह भी होगा और बाबा साहब अंबेडकर का भव्य स्मारक भी होगा, जो उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को वहां पर चित्रित करते हुए संविधान की ओरिजिनल प्रति भी होगी। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना संविधान की प्रति दिखा दिखा करके, ये वह प्रति दिखा रहे हैं जो इन्होंने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान पर कुठाराघात करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। याद करना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। आत्मा, हमारी आत्मा अगर शरीर से हट गई तो शरीर मृत होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ यही कृत्य कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। यह अपमान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का। और वही कृत्य वे आज भी कर रहे हैं। वही कृत्य 76 में उन्होंने किया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस मूल संविधान में उन्होंने प्रस्तावना में ही संशोधन करके वे शब्द डालने के काम किए थे जो मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको नहीं डाले थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये जो ढोंग कर रहे हैं लोग, इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले, इसके लिए किए जाने वाले इस प्रयास में, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए किए जाने वाले इस प्रयास में हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके स्मृतियों को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं। अंबेडकर महासभा को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए समाज और राष्ट्र की एकता के लिए हम निरंतर कार्य करते रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।